नमस्कार मंडळी, कसे आहात? उत्साहात ना? उत्साहातच असायला हवं। मी सायली पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करते आपल्याच लाडक्या चॅनलमध्ये। जसं की तुम्हाला माहिती आहे, गोवा सिरीज चालू आहे आणि आपण आहोत साउथ गोवामध्ये आणि आज आपण पाहणार आहोत बिग फूट म्यूजियम। इस जगह को बिग फूट भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा दिया गया। इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिग फूट पड़ा। 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है। आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था। खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था। हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था। सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था। मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे। आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है, जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है। एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया। इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है। अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें। इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ध्यान से सुने और आपसे अनुरोध की गई जगह की ओर आगे बढ़ें। धन्यवाद। कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा। उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ। इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे, जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाने का काम अकाउंटेंट का है। कृपया आगे बढ़े। यहाँ पर टीमों अपने प्रदेश में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्ते दामिया, यहाँ काम मछुआरा। सर, आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा, ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है। पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था। पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था। क्यों? हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल। वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवा वासी प्रकृति पर ही निर्भर थे। हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी। आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनके कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती। उन दिनों में हम काष्टी अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे। पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है। समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता है। पानी वाष्पित होकर ले जाता। आप आगे बढ़कर बिट्टू का नमस्कार। मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ। मैं घर घर मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है। विशिष्ट फुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट। ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं।
इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं, जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी कामों के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है, जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल की वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव, दान, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई, मछुआरों के संरक्षक सन अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। सन अंथनी की देवाराधना करने के बाद भी मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। कृपया कुछ सीढ़ियां चढ़ के गांव के दाहिनी ओर जुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरा अनुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कतरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला, जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती हैं। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत पुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। पुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर नावों को जल रोधक बनाया जाता था। झरना, यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिलाएं यहाँ पर कपड़े और बर्तन धोती थी, जैसे कि आप शांतु को कैसे देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। इस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते हैं, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। क्या आप जानते हैं, गोवा के गुजरे जमाने में एक औरत की जिंदगी के अलग अलग पहलू उसके हाथों की चूड़ियों से पता चलते थे। सफेद और काले रंग की चूड़ियाँ बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियाँ नवयुवक लड़कियों के लिए
खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। ये एक उभरा हुआ मंच है जो भारी बोझ उठाने वाले लोगों को कुछ आराम और राहत उपलब्ध करता था। कोई भी गुजरता व्यक्ति अपने सिर के बोझ को मचान पर सरक कर 2 पल आराम करके वापस बोझ को सिर पर डाल के आगे बढ़ सकता था। ये मिल के पत्थर का काम भी करते थे। आपकी बाई और कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप हजाम काशीनाथ के पास पहुंचेंगे। काशीनाथ या तो पेड़ की छांव में या टीलों के अंदर बैठकर आदमियों के बाल और दाढ़ी बनाता था। गोवा में हजाम की एक और बहुत ही जरूरी भूमिका होती थी, शादी के जोड़े बनाने की और कई बार कहानियां सुनाने की भी। आगे बढ़े और वो 2 सीढ़ियां चढ़कर दोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें। कहा जाता है कि संगीत गोवा वासियों के रगों में दौड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाएं सिरे पे मिस्त्री या गिरिजाधर गायक बन के उस्ताद अपने घर में प्रतिभाशाली बच्चों को विशेष क्लासेस दे रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है। जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे, हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा दक्षिण पूर्व एशियाई में कमर पर पहने जाने वाले वस्त्र सरोंग का अनुकलन है और उसे थोड़ा सा भारतीय टच देने के लिए हमने कंधे पर दुपट्टा ओढ़ रखा है। हमारे घर के स्तंभ के नीचे की चौकी ऊंची है और ऊपर चढ़ने के लिए कई सीढ़ियां हैं। इससे घर को बुलंदी मिलती है और बाकी पड़ोसियों को बैठकर गपशप उड़ाने की जगह भी। आप देख सकते हैं कि कुआं हमारे घर की रसोई घर का हिस्सा है। वाले सारे बर्तन मिट्टी के थे, जैसे कि वो डॉन वहाँ पर। आपने गोवा की सुलगी हुई सॉसेजेस के बारे में सुना ही होगा। यहाँ आप उन्हें चूल्हे के ऊपर लटकाया हुआ देख सकते हैं। Taverna means olden days barley kasha. Okay. But now present we are selling kokum juice here. Kokum juice is a local fruit of Goa. It's good for stomach, for acidity problem, gas problem, weakness, stomach pull. It's good for digestion also and is a immediate drink. And this is a kokum tree. We use kokum in food with fish curry, vegetables. शाम के वक्त काम खत्म कर चुके हमारे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदब करते। उन दिनों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ मनोरंजन उपस्थित होता था। आप कुछ लोगों को ताबला खेलते देख सकते हैं। ताबला का खेल उन दिनों में बहुत ही लोकप्रिय था। प्राचीन गोवा के इस सफर में आप जरूर थके होंगे, तो आइए हमारी मधुशाला में आकर मदिरा नहीं कोकम शरबत जसं की तुम्ही आता कोकमचं महत्त्व ऐकलं, तर आम्ही आता कोकम सरबत पितोय आमच्या तब्येतीला अजून स्ट्रॉंग करण्यासाठी आणि थकवा घालवण्यासाठी। एक कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था खुरम, जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए, लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गए। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब खुरम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। खुरम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन
महादेव की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादेव ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादेव अकेला पड़ गया, लेकिन महादेव का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्बल स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम पुरम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादेव ने भगवान से पुरम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादेव को वरदान मांगने को कहा। तब महादेव ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी, जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादेव की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादेव राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादेव को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादेव के पैरों के निशान पाएंगे। कथानुसार महादेव को वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को उसकी प्राप्ति नाम ये बातें इस वक्त भारतीय ट्रुथ अधोरेखित करती है। उसके बालों में सोने के फूल, एक आगे पर निशान उसे और भी अद्भुत का निर्देश करते हैं। यह शिल्प तरह तरह की प्रशंसा पा चुका है। उसका सन 1996 में लिम्का बुक्स में निर्देश हुआ है। यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे स्थान मिला है। भारत के डाक विभाग ने उसे लिफाफे पर प्रस्तुत कर राष्ट्रीय रूप में मान्यता दी है। आप भी इस शिल्प की मधुर यादें साथ देती जाए। तर हा सगळा म्युझियमच्या बाहेरचा एरिया आहे, जिथून आपण एक्झिट करतोय आता. तर खूप छान पद्धतीने मेंटेन केलेलं आहे आणि खूप छान प्रकारे त्यांनी माहितीसुद्धा सांगितली की आधी ओल्ड गोवा कसं होतं. आणि त्याचबरोबर ह्याला बिग फूट म्युझियम का म्हटलं जातं त्याच्या मागं दडलेलीसुद्धा गोष्ट त्यांनी सांगितली. तर खूप छान असं होतं हे म्युझियम. आणि तुम्ही साऊथ गोवाला आला की जरूर 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 भेट द्या इथे. अतिशय छान असं म्युझियम आहे हे. आणि आता मी बाहेर पडतोय. बाहेर पडताना इथे खूप छान गोष्ट सापडली. तर त्यांनी किती छान पद्धतीने नळ बनवला आहे बघा तुम्ही पाण्याचा. खूप छान केलं आहे हे सगळंच. तर हा सगळा बाहेरचा एरिया आहे. आणि येस आपण आता एक्झिट करतोय आणि इथून आपण बाहेर पडलेलो आहोत. तर तुम्हाला म्युझियमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका. लवकरच भेटूयात नव्या विषयासोबत, नव्या व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बघत राहा आपलंच लाडकं चॅनल. जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करा.